ओरिएंट बेल टाइल्स स्टूडियो से आप देख रहे हैं एबीपी न्यूज। नमस्कार, एबीपी न्यूज पर हाजिर हूं मैं रुमाना इसान खान। खबर दिन भर देख रहे हैं आप और आइए अब खबर दिन भर में विस्तार से खबरों का रुख करते हैं। कावड़ यात्रा के दौरान खान पान और दुकानदारों की पहचान को लेकर जारी है सियासी और कानूनी लड़ाई, थमने का नाम नहीं ले रही। ऐसे में पहले यूपी सरकार ने कावड़ यात्रा के दौरान इस रूट पर चलने वाली हर दुकान की नेम प्लेट पर दुकानदार का नाम लिखने का आदेश दिया। सरकार की दलील की कावड़ यात्रा की पवित्रता को देखते हुए ये फैसला लिया गया। अब उत्तराखंड की सरकार ने कहा है खाने पीने की दुकानों पर मालिक का नाम अनिवार्य है, लाइसेंस और पहचान पत्र दिखाना जरूरी होगा। इस फैसले पर सियासत लगातार जारी है। समाजवादी पार्टी के नेता एसटी हसन ने कहा है इस फैसले को पहलगाम हमले से जोड़ दिया है। दरअसल एसटी हसन ने उत्तर प्रदेश में कावड़ यात्रा से पहले पहचान को लेकर यह सियासी संग्राम। समाजवादी पार्टी के पूर्व सांसद एसटी हसन का बयान सामने आया। नेम प्लेट विवाद को एसटी हसन ने जो बयान दिया इस पर तो उन्होंने पहलगाम में हुई आतंकवादी हमला की वारदात से इसको जोड़ दिया। वो कह रहे हैं कि इनमें और आतंकवादियों में क्या अंतर है। पहलगाम में आतंकवादियों ने धर्म पूछकर मारा, कावड़ यात्रा में पहचान उसी पर छिड़ा है ये सियासी घमासान। ये देश के दुश्मनों से मिले हुए लोग हैं जो देश के अंदर शांति नहीं चाहते, जो हिंदू मुसलमान करके यहाँ की आबादी को बांटना चाहते हैं और आबादी बढ़ने के बाद देश कमजोर हो। इनका एक एजेंडा है, लोग इस बात को समझ नहीं रहे, लेकिन धर्म की आड़ में धार्मिक ब्लैकमेल करके ये सब हरकतें कर रहे हैं। किसने ये राइट दिया इनको कि ढाबों की चेकिंग करें? ये किसने इनको ये राइट दिया कि लोगों की पैंटें उतरवाएं? क्या इनमें और उन आतंकवादियों में कोई फर्क है जिन्होंने धर्म पूछ के पहलगाम के अंदर गोलियां मारी थी? ये भी एक तरह के आतंकवादी हैं और वो भी आतंकवादी थे। तो देखिए किस तरीके से ये मामला लगातार गर्माता हुआ नजर आ रहा है। दरअसल कावड़ रूट पर जितने ढाबे हैं, जितनी दुकानें हैं, उन सब पर जो दुकान के मालिक हैं उन्हें अपनी नाम पहचान बतानी होगी। यही वो आदेश है जो यूपी से लेकर उत्तराखंड तक की तरफ से जारी कर दिया गया है और इसी को लेकर ये सियासी घमासान छिड़ा हुआ है। कावड़ यात्रा पर धामी सरकार का भी आदेश सामने आ गया है। खाने पीने की दुकानों पर मालिक का नाम अनिवार्य है, लाइसेंस और पहचान पत्र दिखाना जरूरी होगा। बिना नाम और लाइसेंस वाली दुकानें बंद रहेंगी। कावड़ रूट पर निगरानी अभियान चलाया जाएगा। कानूनी कार्रवाई और 2 लाख रुपए तक का जुर्माना इसका प्रावधान कर दिया गया है अगर इन निर्देशों का पालन नहीं होता तो। उत्तराखंड में जल्द ही कांवड़ यात्रा शुरू होने वाली है और इसको लेकर के राज्य सरकार ने एक बड़ा फैसला लिया है, क्योंकि हर साल उत्तराखंड में कांवड़ यात्रा के दौरान लाखों की संख्या में कांवड़िए पहुंचते हैं जल लेने। अब राज्य सरकार ने एक फैसला लिया है। राज्य सरकार ने सीधे तौर पे एक आदेश जारी किया है कि कांवड़ यात्रा मार्ग पर जो भी होटल या फिर जो ढाबे पड़ते हैं वहाँ के तमाम स्वामियों को अपना नाम, अपना रजिस्ट्रेशन और अपना लाइसेंस अंकित करना होगा। ऐसे ना करने वाले लोगों के खिलाफ राज्य सरकार कड़ी कार्रवाई करेगी। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने इसको लेकर के स्पष्ट कहा है। मुख्यमंत्री का कहना है कि ये यात्रा काफ़ी महत्वपूर्ण होती है आस्था के लिहाज से, इसलिए जो खाना पीना होगा वो पूरा शुद्ध होना चाहिए। ऐसे में कई बार घटनाएं भी देखी गई हैं जहां पर कांवड़िए लोगों के साथ मारपीट कर देते हैं क्योंकि उनका खाना अशुद्ध हो जाता है या फिर कुछ अन्य कारणों से। फिलहाल मुख्यमंत्री का कहना है कि हम किसी भी तरह की इस तरह की घटना को बर्दाश्त नहीं करेंगे और जो लोग राज्य सरकार के आदेश को नहीं मानेंगे उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। और आइए सीधे आपको लेकर चलते हैं। इस वक्त खास मेहमान पूर्व सांसद समाजवादी पार्टी के नेता डॉक्टर एसटी हसन साहब हमारे साथ मौजूद हैं। डॉक्टर एसटी हसन का ही रुख करते हैं और उनसे जानते हैं। एसटी हसन साहब, ये जो आपने बयान दे दिया पहलगाम आतंकवादी हमले से, आपने तुलना कर दी, तो ये तुलना आपने किसकी की है पहलगाम आतंकवादी हमले से? सरकार के निर्देश की, जो यूपी से लेकर उत्तराखंड सरकार तक की तरफ से निर्देश दिया गया। जरा इस पर क्लैरिटी दे दीजिए सर पहले। नहीं ऐसा कुछ नहीं है। सरकार का निर्देश है, उसका पालन सरकारी मशीनरी को करना चाहिए। ठीक। और अगर मैं भी इस मत का हूँ कि जो भी दुकानें हो उनका आइडेंटिफिकेशन होना चाहिए, अपने नाम लिखने चाहिए। हमें किसी को धोखा देके अपना कारोबार नहीं चलाना चाहिए। लेकिन ये राइट किसको है कि
पर्सनल आदमी से एक सिविलियन लोगों को टॉर्चर करे, लोगों को आतंकित करे, पैंटे उतरवाए, जैसा कि देखने में आया है। सिविलियन को किसने ये राइट दिया कि वो दुकानों की चेकिंग वो करें? इसलिए इस बात को कहा है कि ये भी लोग टेरराइज कर रहे हैं। तो सर अगर और खुले शब्दों में आप अपनी बात रख सकें, मतलब आप ये कह रहे हैं कि सरकार के निर्देश पर कोई आपको आपत्ति नहीं है, लेकिन सरकार का निर्देश का पालन कराने के लिए सड़क पर फिर वो तो सर हिंदूवादी संगठन से जुड़े हुए लोग हैं, मतलब हिंदूवादी संगठन से वो जुड़े हुए लोग जो जबरन कानून व्यवस्था अपने हाथ में ले रहे हैं। और वो जो एक मामला मुजफ्फरनगर में सामने भी आया था जहां पर वो पंडित जी वैष्णो ढाबे पर पहुंच गए थे कुछ हिंदूवादी संगठन से जुड़े हुए लोग, और वहां पर काम करने वाले एक कर्मचारी ने आरोप लगाया था कि उसकी पैंट उतरवाई गई धर्म जांचने के लिए। उन लोगों की तुलना आपने आतंकवादियों से की है एसटी हसन साहब? देखिए, जो पहलगाम में आतंकवादी आए थे उन्होंने भी तो पैंट उतरवाई थी, और अब ये पैंट एक कर्मचारी की उतरवा दी गई, जबकि वो हिंदू भाई था। तो क्यों इस तरह की हरकतें हो रही हैं? इनको राइट किसने दिया कि ये चेक करें और पैंट उतरवाएं? मेरा सवाल तो ये है, ये क्यों टेरराइज कर रहे हैं जनता को? सरकार के आदेशों का पालन करने का काम प्रशासन का है। प्रशासन फॉलो कराए, प्रशासन चेक करे। ये राइट किसी को भी नहीं है कि किसी की पैंट उतरवा के चेक करे हो। ये भी एक तरह का टेरराइज करना है, इसीलिए मैंने ये बात कही। तो ये जब आप सवाल उठाते हैं कि साहब इनको राइट किसने दिया हिंदूवादी संगठनों को, और आप कहते हैं ये भी टेरराइज करने का काम कर रहे हैं, आप कहते हैं कि इनमें और पहलगाम में जो आतंकवादी आए थे जिन्होंने धर्म के आधार पर चुन चुनकर लोगों को मारा, और ये भी उसी तरीके से धर्म के आधार पर चुन चुनकर जानबूझकर बिना किसी अधिकार के लोगों को यूं परेशान कर रहे हैं, तो सर फिर जब राइट का सवाल आप पूछते हैं तो क्या आप कटघरे में सरकारों को ही नहीं खड़ा करते हैं? मतलब घुमा फिरा कर तो आप सरकारों को एक जिम्मेदार मान रहे हैं। यकीनी तौर के ऊपर ये सरकार की जिम्मेदारी है कि किसी भी सिविलियन को ये राइट ना दे कि दूसरे सिविलियन को वो टॉर्चर करे। ये क्या सरकार की जिम्मेदारी नहीं है? क्या ये लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन करने की जिम्मेदारी सरकार की नहीं है? पुलिस ने अब तक एक्शन क्यों नहीं लिया? अगर एक्शन नहीं लिया तो इसका मतलब ये कि सरकार ने राइट दे दिया इन लोगों को कि जाके हर किसी को टॉर्चर करें। कोई भी हो, हिंदू हो, मुसलमान हो, किसी को ये राइट नहीं है कि किसी दुकान का इंस्पेक्शन करें और ये देखें कानून के हिसाब से चल रही है या नहीं चल रही। किसी को अगर शिकायत है तो पुलिस को इन्फॉर्म करें कि हमें ये शक है कि ये आदमी मांस बेच रहा है। पुलिस इंक्वायरी कर ले, देख ले, उस पर किसको एतराज है। लेकिन इस तरह से ये करना, लोगों को टेरराइज करना, इसी तरह से पहलगाम के अंदर भी आपने देखा और आपने खुद भी बताया था कि लोगों की पहचान ढूंढी गई, पैंट उतरवा के भी देखा गया। तो क्या फर्क रह गया, आप मुझे बता दीजिए। एसटी हसन साहब, लेकिन विपक्ष पर यह आरोप है ना कि उसको तो बस मौका चाहिए। मतलब उत्तर प्रदेश में तो योगी सरकार को निशाना बनाने का, उत्तराखंड में धामी सरकार को निशाना बनाने का, मतलब कुल मिलाकर बीजेपी की सरकारों को निशाना बनाने के लिए विपक्ष को मौका चाहिए। और यहां पर हिंदू संगठन अगर सड़क पर उतरकर कुछ गुंडागर्दी कर रहे हैं, कुछ गलत कर रहे हैं, तो उसके बहाने आप सीधे, आपने तो एक तरीके से खुद ही आपने कहा कि डेफिनेटली सरकारों को आप कटघरे में खड़ा कर रहे हैं, तो एक तरीके से तो आपने बीजेपी सरकारों की तुलना आतंकवादियों से कर दी है सर। फिर हमने उनकी क्यों करें ये? आप ऐसा क्यों सोच रही हैं? सरकार थोड़ी, मैं तो इसलिए ऐसा सोच रही हूँ क्योंकि आप खुद ही कह रहे हैं कि आतंकवाद, जो हिंदूवादी संगठन है, ये जो आतंक फैला रहे हैं, ये सरकार की शय पर फैला रहे हैं। यही तो आप आरोप लगा रहे हैं। आप यही तो कह रहे हैं कि सरकार इनके खिलाफ एक्शन नहीं ले रही है। मतलब आप कह रही है कि सरकार की इनसे साठगांठ है, फिर आप उनको आतंकवादी करार दे रहे हैं। तो फिर मतलब अगर आपके लॉजिक से मैं चलूं तो कुल मिलाकर आपका लॉजिक तो ये कहता है कि ये जो हिंदूवादी संगठन है ये आतंकवादी है और सरकारें दरअसल असली इनकी हैंडलर्स हैं। फिर तो आप बीजेपी सरकारों को इनका हैंडलर करार दे रहे हैं सर, आपके लॉजिक से। आप ये सोच तो आपकी होगी। एक संगठन ने, एक साधु ने या संत ने ये काम किया तो सारे को आप लपेट रही हैं। सारों से क्या? मैं नहीं लपेट रही हूँ सर, आपने लपेटा है। तो सब आपने लपेटा है सर, और लपेटते लपेटते आपने बीजेपी सरकारों तक को कटघरे में खड़ा कर दिया है। आप खुद यही काम कर रहे हैं सर। आप ही ने तो अभी अभी तुलना की थी आतंकवादियों से। आप ही ने की ना सर तुलना आतंकवादियों से। उसके बाद आप ही ने सरकार से सवाल पूछा कि साहब इनके खिलाफ एक्शन क्यों नहीं हो रहा है।
हाँ होना चाहिए कि आप ये समझती हैं इनके खिलाफ एक्शन ना हो जो ये कर रहे हैं। आप बता दो, आप इतनी बड़ी एंकर हो, क्या इन लोगों के खिलाफ मैं एक्शन तो ये नहीं कह रही होना हूँ सर चाहिए? कि आप जो कहना चाह रहे हैं वो खुलकर कह लीजिए। मतलब आप कह भी रहे हैं सर, नहीं भी कह रहे हैं, मतलब कहा भी ना जाए सहा भी ना जाए, कुछ वैसा हाल डॉक्टर एसटी हसन साहब का लग रहा है। जो कहना है खुलकर कहिए सर, मेरे कंधे का इस्तेमाल करके क्यों आप गोली चला रहे हैं? जो कहना चाह रहे हैं खुलकर कहिए सर। आप लोग क्यों तोड़ मरोड़ रही है मेरे बयान को? मैंने तो खुल के कहा है कि एक आदमी चार लोगों को लेके दुकानों की चेकिंग कर रहा है, लोगों की पैंटें उतरवा रहा है, उसको ये राइट दिया किसने? सरकार को एक्शन लेना चाहिए और मुझे उम्मीद है सरकार एक्शन लेगी इसके ऊपर भी। हाँ तो सर वो तो जांच चल रही है, सरकार एक्शन लेगी, बिल्कुल आप सही कह रहे हैं। लेकिन उसको लेकर फिर सरकार को कटघरे में खड़ा कर देना, उसको लेकर ये कहना कि साहब ये जो फरमान सरकार लेकर आती है ये दरअसल हिंदू मुसलमान करना चाह रहे हैं, ये आरोप तो आप ही लोग लगाते हैं ना भाई। योगी सरकार मुसलमानों से भेदभाव करती है, ये आरोप मैं तो नहीं लगाती हूँ, ये आरोप तो समाजवादी पार्टी लगाती है, एसटी हसन लगाते हैं। सही कह रही हूँ ना? देखिए आप इस पर्टिकुलर उस पर देखें, ये सरकार ने आदेश दिया, हमें कोई इतराज नहीं है इस पे कि नेम प्लेट लग जाए। हम पहचान छुपा के अपना कारोबार हमें नहीं करना चाहिए, दूसरे को धोखा नहीं देना चाहिए, वो उसकी मर्जी है। लेकिन उसका इम्प्लीमेंट अगर आप ये कर देंगी कि जनता करे, अगर इम्प्लीमेंट जनता ने करना शुरू कर दिया तो क्या देश के अंदर हिंदू मुसलमानों की दूरियां नहीं बढ़ेगी? क्या देश कमजोर नहीं होगा? ये प्यार मोहब्बत का देश है, हम एक दूसरे के साथ सौदे भी लेते हैं और हम हर काम करते हैं, हमारा प्यार मोहब्बत भी है। तो ये इसको इस तरह से आप डिफरेंशिएट कर दें और दोनों। मैं यही तो सवाल आपसे पूछ रही हूँ कि आपको ऐसा क्यों लगता है कि सरकार ने कुछ चुनिंदा संगठनों को इम्प्लीमेंट या लागू कराने की इस फैसले की जिम्मेदारी दे दी है? आपको ऐसा क्यों लगता है? भाई सरकार का निर्देश है और जिस मामले से जुड़ा हुआ सरकार का निर्देश है, इस मामले में जो फूड एंड ड्रग डिपार्टमेंट है सरकार का, वो एक्शन ले सकता है, ज्यादा से ज्यादा पुलिस इस मामले में एक्शन ले सकती है। सरकार ने तो नहीं कहा कि हमने किसी और को दे दिया है अपना आदेश मनवाने का ठेका। ये तो एसटी हसन कह रहे हैं। क्यों कह रहे हैं? तो हम सरकार को कब क्रिटिसाइज कर रहे हैं? अच्छा, हम तो उन लोगों को कह रहे हैं जो ये हरकतें कर रहे हैं। भाई जिन लोगों ने ये हरकतें करी हैं उसको आप क्रिटिसाइज नहीं करेंगी, आपका चैनल नहीं करेगा। मतलब योगी सरकार का फैसला सही है? कावड़ रूट पर खाने पीने की दुकानों पर नाम पहचान बताने का निर्देश योगी सरकार का सही है डॉक्टर एसटी हसन? इसका पालन होना चाहिए? हाँ होना चाहिए। मैं ये मानता हूँ हम किसी को धोखा देके अपना कारोबार हमें नहीं करना चाहिए। इस्लाम में धोखा देना गुनाह है। ठीक है सर। और जो इस मामले में समाजवादी पार्टी का स्टैंड रहा है कि वो अदालत तक का दरवाजा खटखटाने के लिए पहुंच जाते हैं समाजवादी पार्टी के नेता, जैसे पिछली बार हुआ था 2024 में, मतलब वो गलत किया आपकी पार्टी ने? वो आप तो हाई कोर्ट से पूछिए कि हाई कोर्ट ने क्या गलत फैसला दिया, मुझसे क्यों पूछ रही? आपका नजरिया है ना, मैं तो आपके नजरिए पर बात कर रही हूँ। सुप्रीम कोर्ट गया था सर मामला। जी आइए। जी सुप्रीम कोर्ट गया था, सुप्रीम कोर्ट ने इस पे इंटरिम रोक लगा दी थी और सुप्रीम कोर्ट ने यह माना था कि इससे सांप्रदायिक सौहार्द बिगड़ेगा। ये तय करना तो आप लोगों का, हमारा सबका काम है कि देश का सांप्रदायिक माहौल ना बिगड़े, प्यार मोहब्बत ना बिगड़े और हम हिंदू मुसलमान एक साथ रह के हजारों साल से अपनी जिंदगियां गुजार रहे हैं, वैसे ही गुजारते रहें। छोटे से मफाद की खातिर, थोड़े से वोटों की खातिर हम ऐसी नफरतें ना पैदा करें जिससे देश कमजोर हो जाए। आप बिल्कुल सही कह रहे हैं सर। ये जिम्मेदारी तो सब नेताओं की है ना सर। फिर ये नेता जो हैं वो जिस तरीके की राजनीति करने लगते हैं कि डर दिखाकर कि देखो तुम्हारे साथ भेदभाव हो रहा है, जानबूझकर तुम्हें टारगेट किया जा रहा है, और इसमें तो हम देखते हैं कि कैसे समाजवादी पार्टी की तरफ से ज्यादातर आवाजें उठती हैं सर। वो पीडीए के चक्कर में अपने जो अल्पसंख्यक हैं उन्हें बीजेपी से दूर करने के चक्कर में इस तरीके के बयान देने लगते हैं सर। आज आपसे बात करके मुझे लग रहा है कि आपका स्टैंड बिल्कुल एक अलग किस्म का स्टैंड है, क्योंकि आप पूरी तरीके से समर्थन कर रहे हैं योगी सरकार के इस फैसले, इस निर्देश का भी कि बिल्कुल सही बात है, पहचान किसी को नहीं छिपानी चाहिए, अपनी शिनाख्त सही बताइए, अपना परिचय दीजिए, लिखिए अपना नाम पहचान और उसके बाद अपना धंधा कीजिए। एसटी हसन साहब।
जी बहन, मैं आपसे ये कहना चाहता हूं कि आप भी चौथा स्तंभ हैं लोकतंत्र का। आज तमाम दुनिया में हमारे मीडिया की क्यों क्रिटिसिज्म हो रहा है? हम किस जगह पे खड़े हैं? क्या ये आप लोगों की जिम्मेदारी नहीं है कि सांप्रदायिक सौहार्द को बढ़ावा दें और ऐसी मामूली छोटी मोटी घटनाओं को इतना बड़ा चढ़ाकर ना दिखाएं? हमारी सबकी जिम्मेदारी है, पूरे देश की जिम्मेदारी है। सर, हम तो अपनी जिम्मेदारी निभाते हैं सर। मैं तो आपसे गुजारिश करूंगी सर कि आप एबीपी न्यूज देखा कीजिए सर। अभी रविवार को ही सर शाम 5 बजे मैंने शो किया सर, महादंगल, और उस शो में मेरे साथ मेहमान जो हैं वो स्वामी यशवीर ही थे सर, जिन पर ये आरोप लगे। और मैंने तो बार बार उनको कटघरे में खड़ा करके उनसे यही सवाल पूछा था सर जो सवाल आप पूछ रहे हैं। और इसके बाद मैं ये भी बता दूं आपको, एबीपी न्यूज जिम्मेदार चैनल, हमने इस सवाल को प्रमुखता से उठाया और इसके बाद हम तो इसे अपनी मुहिम का असर ही कहेंगे कि स्वामी यशवीर की तरफ से खुद वीडियो मैसेज जारी करके कहा गया कि कोई भी कानून व्यवस्था को अपने हाथ में ना ले। अगर किसी को कहीं पर कोई शक है, कोई संदेह है, तो पुलिस के पास जाएं और पुलिस को सूचित करें, खुद कानून को अपने हाथ में ना लें। आपसे गुजारिश करूंगी सर, मेरा शो जरूर देखिएगा। बहुत शुक्रिया एसटीएसएन साहब, एबीपी न्यूज पर विस्तार से अपना नजरिया रखने के लिए, अपनी बात रखने के लिए। थैंक यू सो मच सर। हम आगे बढ़ रहे हैं। मुजफ्फरनगर में यशवीर महाराज से जुड़े कई कार्यकर्ताओं को अब नोटिस भी दे दिया गया है। पुलिस ने पूछताछ के लिए कार्यकर्ताओं को बुला लिया है। ढाबे पर काम करने वालों से बदसलूकी के आरोप लगे थे इन पर। पुलिस के नोटिस पर यशवीर महाराज का बयान भी सामने आया है। वो कह रहे हैं झूठे मुकदमे नोटिस से आंदोलन तो नहीं रुकने वाला। कावड़ मार्ग पर यशवीर महाराज ने ये अभियान चलाया था, ढाबों रेस्टोरेंट पर पहचान अभियान जो चलाया गया था। और बाद में जब ढाबे पर पहुंचकर खुद ही ओवर एक्टिविज्म के ये आरोप यशवीर महाराज और उनके समर्थकों पर लगे, तो फिर बाद में उनकी तरफ से यह भी कहा गया कि इस तरीके का कोई अगर संदिग्ध मामला सामने आए तो फिर खुद वहां पर कानून व्यवस्था अपने हाथ में ना लें, जांच पड़ताल ना करें, पुलिस को सूचना दें। हम पुलिस प्रशासन को कहते हैं जो उन्होंने नोटिस दिए हैं उसका उत्तर जरूर देंगे, और यदि उन नौजवानों के खिलाफ मुकदमा पंजीकृत किया गया तो फिर पूरे उत्तर प्रदेश में और पूरे भारत में इस थूक मूत्र जिहादी गैंग के खिलाफ भारी आंदोलन होगा। हम आगे बढ़ रहे हैं, अगली खबर का रुख कर रहे हैं। बात मध्य प्रदेश की एक बार फिर चर्चा में है। एक दिन पहले ही मध्य प्रदेश के एक विभाग ने दरअसल अपनी ही मंत्री के खिलाफ जांच का आदेश दे दिया था। अब मध्य प्रदेश पर इस पूरे मामले पर सिम पर सियासत शुरू हुई है। दरअसल मध्य प्रदेश के पुलिस विभाग ने फैसला किया है, मध्य प्रदेश के 80,000 पुलिस वाले बीएसएनएल छोड़ एयरटेल से जुड़ेंगे। वजह बताई गई, बीएसएनएल में 3G और कुछ हद तक 4G नेटवर्क ही मिल पाता है। पुलिस कर्मियों का दावा है कमजोर नेटवर्क के चलते बहुत परेशानी होती है। इस फैसले के बाद मध्य प्रदेश सरकार ने एयरटेल को 80,000 5G कनेक्शन देने का आदेश दिया। मध्य प्रदेश पुलिस के इस फैसले पर बीएसएनएल का दावा, फिलहाल नेटवर्क में तो कोई समस्या नहीं है। सरकार की गाइडलाइन कहती है सरकारी विभाग को बीएसएनएल की सेवाएं लेना अनिवार्य है। अब इस मामले में सियासत शुरू हो गई है। कांग्रेस विधायक जयवर्धन सिंह ने बड़ा आरोप लगा दिया। कांग्रेस कह रही है ज्योतिरादित्य सिंधिया का विभाग उनके अपने ही राज्य के काम नहीं आ रहा। दरअसल ज्योतिरादित्य सिंधिया केंद्रीय संचार मंत्री हैं। कांग्रेस कह रही है बीएसएनएल को कांग्रेस सरकार ने मजबूती से खड़ा किया था, लेकिन बीजेपी की सरकार ने बीएसएनएल को बर्बाद कर दिया। आरोप है निजी कंपनियों को फायदा पहुंचाने के लिए फैसला लिया जा रहा है। पुलिस को कमजोर नेटवर्क के कारण बीएसएनएल छोड़ना पड़ रहा है, ये कांग्रेस की तरफ से आरोप लगाए जा रहे हैं। 80,000 पुलिसकर्मी अपना नंबर पोर्ट कर रहे हैं बीएसएनएल से कोई निजी कंपनी में, तो ये हो रहा है उस राज्य में जिस राज्य के ही माननीय केंद्रीय दूरसंचार मंत्री हैं माननीय सिंधिया जी। तो मैं उनसे पूछना चाहूँगा कि जिस विभाग की वो मंत्री है उसी विभाग की जो पीएसयू है बीएसएनएल, तो आखिर मध्य प्रदेश में ऐसा क्या है कि यहाँ के जो पुलिसकर्मी हैं वो साथ छोड़ रहे हैं बीएसएनएल का, और क्या इसमें कोई षड्यंत्र है जिसके माध्यम से उनका मंत्रालय चाह रहा है कि 80,000 नए नंबर को निजी कंपनी को मिले। हम चाहते हैं कि इसका पूरा स्पष्टीकरण
माननीय मंत्री जी हम सबको दें। जब भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने कुछ जनता के लिए एक अच्छे कदम उठाए हैं, नवाचार किया है, उस पर कांग्रेस ने सवाल खड़ा किया है, क्योंकि कांग्रेस को तकलीफ होती है जब जन कल्याण के कोई अच्छे फैसले लिए जाते हैं। ये भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, ये मॉडर्नाइजेशन, डिजिटलाइजेशन, फेयरनेस, रिव्यू, रिफॉर्म और ट्रांसफॉर्मेशन में यकीन रखने वाली सरकार है। और जहाँ पे भी जो एक अच्छा नवाचार सामने आएगा उसको ज़रूर करेगी। जहाँ पे जन कल्याण का एक नया मुद्दा दिखता है, जनता के लिए अगर कुछ अच्छा स्कीम आती है, हम गुड गवर्नेंस की तरफ अपने कदम बढ़ा रहे हैं। डॉक्टर मोहन यादव जी की सरकार है, मध्य प्रदेश में जन कल्याण के लिए जो अच्छे फैसले होंगे वो ज़रूर लेगी। कांग्रेस थोड़ा अपने गिरिबान में झांक के देख रहे हैं। उधर इस मामले में बीएसएनएल के सीजीएम मिथिलेश कुमार ने भी विभाग का पक्ष रखा, वो सुनिए। तकरीबन 7 साल से हमारी करीब ये लगभग 79,000 सिम जो है एमपी पुलिस के यहाँ काम कर रही थी, है ना। तो एक्चुअली गवर्नमेंट प्रक्रिया होती है, तो उस प्रक्रिया के तो टेंडरिंग प्रोसेस पे गए इस बार वो एमपी स्टेट गवर्नमेंट जो पुलिस जो है टेंडरिंग प्रक्रिया पे गई वो। तो टेंडरिंग प्रक्रिया में क्या है कि वो एयरटेल L1 आ गया। तो नॉर्मली जो हम लोग रेट जो है अराउंड 90 रुपीज़ के आसपास, कई बाकी टीएसपी ने भी कोट किया, हमने भी उसी के आसपास कोट किया था। आपके एयरटेल ने करीब वो 44-45 रुपीज़ कोट करके वो L1 होके वो टेंडर लिया उसने। तो ऐसी कुछ बात इसमें नहीं है, बेसिकली ये प्रक्रिया है, गवर्नमेंट की प्रक्रिया है, टेंडरिंग किया उसने। और जो नेटवर्क ख़राब होने की इशू है, ऐसी कोई बात नहीं है। ये क्यों कही जा रहे हैं मुझे भी समझ में नहीं आ रहा है। नेटवर्क खराब होने की कोई बात नहीं है इसमें। मध्य प्रदेश पुलिस ने एक ऑर्डर जारी किया है जिसके तहत मध्य प्रदेश पुलिस के लगभग 80,000 ऐसे सिम जो पुलिस कर्मी इस्तेमाल करते हैं, जो बीएसएनएल के हैं, अब उन्हें पोर्ट किया जाएगा और निजी कंपनी के साथ उसको पोर्ट किया जाना है। अब बात ये है कि आखिर ये ज़रूरत क्यों पड़ी? तो ज़रूरत इसलिए पड़ी क्योंकि अब बदलते वक्त के साथ में पुलिस को हाईटेक होने की ज़रूरत है, जबकि तर्क ये दिया जा रहा है कि जो बीएसएनएल के सिम हैं वो कई रिमोट एरियाज़ में और कई ज़िलों में तो काम ही नहीं करते हैं। बदलते वक्त के साथ जिस तरीके से जो अपराधी हैं वो हाईटेक हो रहे हैं, डिजिटल क्राइम्स बढ़ रहे हैं, पुलिस की भी ज़रूरत है कि उनके पास कम से कम अच्छे नेटवर्क के सिम हों, अच्छा इंटरनेट फैसिलिटीज़ उनके पास होनी चाहिए। और जो बीएनएस है, जो नया कानून है, उसके तहत भी पुलिस को ये आदेश है कि वो क्राइम के बारे में वीडियोस उनको बना करके उसको संलग्न करना होता है, जो कि बीएसएनएल की मौजूदा सिम से वो नहीं कर पाते हैं क्योंकि उसके नेटवर्क उतने दुरुस्त नहीं हैं। अब इस पर सवाल भी उठते हैं कि मध्य प्रदेश से ही आने वाले ज्योतिरादित्य सिंधिया देश के दूरसंचार मंत्री हैं और इसी बीएसएनएल के बारे में वे बड़े बड़े दावे भी करते हैं। जब ये आदेश आया है, अब इस पर सवाल भी उठने लगे हैं। कांग्रेस के नेता जयवर्धन सिंह ने इसको लेकर के सवाल उठाए हैं कि मध्य प्रदेश एक ऐसा राज्य था जहां पर कोने कोने में बीएसएनएल पहुंचा था, लेकिन अब ये जो सरकार है वो निजी हाथों में सरकारी उपक्रमों को दे रही है और इसी क्रम में निजी कंपनी को फ़ायदा देने के लिए 80,000 सिम जो कि मध्य प्रदेश की पुलिस इस्तेमाल कर रही है बीएसएनएल की, वो निजी कंपनी के हाथ में दिए जा रहे हैं। देखना होगा कि इस पर सरकार अपना क्या पक्ष रखती है, लेकिन फ़िलहाल ये सवाल तो बनता ही है कि बीएसएनएल जिसको लेकर के इतने बड़े दावे किए जा रहे हैं, आखिर क्या मजबूरी है कि उसको दुरुस्त करने की बजाय निजी कंपनियों में पोर्ट करने की ज़रूरत पड़ी। कैमरा पर्सन उमेंद्र देशमुख के साथ अंबुज पांडे, एबीपी न्यूज़, भोपाल। और इस वक्त एक बड़ी खबर आ रही है बिहार की राजनीति से। आपको हम बता दें, तेजस्वी यादव के आरोप का चुनाव आयोग ने जवाब दिया है। चुनाव आयोग ने कहा कि आरोपों को लेकर नहीं दिए गए कोई सबूत। मतदाता सूची पर तेजस्वी यादव ने सवाल उठाए थे और चुनाव आयोग की ओर से जवाब दिया गया है और ये कहा गया है चुनाव आयोग की ओर से कि आरोपों को लेकर कोई सबूत नहीं दिए गए। ईसी ने तेजस्वी यादव को शाम 5 बजे तक का वक्त दिया। आज शाम 5 बजे तेजस्वी को मुलाकात का वक्त दिया गया है। शाम 5 बजे तक का वक्त दिया गया है तेजस्वी यादव को मुलाकात का चुनाव आयोग की ओर से। तेजस्वी की ओर से चुनाव आयोग को कोई जवाब नहीं दिया गया है और अब ऐसे में चुनाव आयोग की ओर से कहा गया कि सबूत
नहीं दिए गए हैं जो आरोप लगाए गए, और आज शाम को 5 बजे तक का वक्त है मुलाकात का तेजस्वी यादव के पास। और अंकित मेरे साथी इसी पर और जानकारियों के साथ जुड़ चुके हैं। अंकित, अब इसके मायने क्या हुए? चुनाव आयोग ने साफ साफ लहजे में कह दिया है कि जो आरोप लगाए गए उसका सबूत दिया नहीं है, और अब वक्त है शाम के 5 बजे तक आज। बिल्कुल, देखिए दीपा, पिछले कुछ दिनों से जब से केंद्रीय चुनाव आयोग की तरफ से कहा गया है कि बिहार में जो वोटर लिस्ट है यानी मतदाता सूची है उसके अपडेशन का काम किया जाएगा, तो उसको लेकर के राजनीति भी शुरू हो गई है। तमाम विपक्षी दल ये आरोप लगा रहे हैं कि इसकी आड़ में एनआरसी करवाने की भी तैयारी कर रही है केंद्र सरकार, और चुनाव आयोग उसी इशारे पर काम कर रहा है। लेकिन चुनाव आयोग ने साफ तौर पर जो है कहा है कि संविधान के अनुच्छेद 326 के तहत ये प्रक्रिया की जा रही है और सभी तरह के आरोप पूरी तरह निराधार है। लेकिन फिर भी क्योंकि आरजेडी लगातार इस मुद्दे को लेकर के जो है मुद्दा उठा रही है, शिकायत कर रही है, लिहाजा आरजेडी और तेजस्वी यादव की तरफ से चुनाव आयोग में एक चिट्ठी भेजी गई थी। तो चुनाव आयोग ने कहा है कि आप आइए और अपने जो तथ्यों को, आपकी जो भी शंकाएं हैं उसको दूर कर सकते हैं शाम को 5 बजे तक। लेकिन अब तक ना तो आरजेडी के किसी नेता की तरफ से ना ही तेजस्वी यादव की तरफ से चुनाव आयोग में शाम को जो बैठक प्रस्तावित है, जो चुनाव आयोग ने बुलाया है, उसके बारे में कोई कंफर्मेशन नहीं दिया गया है। तो चुनाव आयोग के सूत्रों का यही कहना है कि चुनाव आयोग हर शंका को दूर करने को तैयार है, बशर्ते राजनीतिक दल आरोप लगाने की बजाय सीधे चुनाव आयोग से बात करें। बिल्कुल ठीक है अंकित, आप रहे मेरे साथ। एक और बड़ी खबर है इस बीच, एक और बड़ी खबर आपको हम बता दें। जीएसटी पर सूत्रों के हवाले से बड़ी खबर आ रही है। जीएसटी काउंसिल में लाया जा सकता है प्रपोजल, ये बड़ी जानकारी सामने आ रही है। 12% वाले स्लैब हटाकर 3 नए स्लैब संभव, ये कहा जा रहा है। 3%, 18% और 28% के नए स्लैब आ सकते हैं। जीएसटी प्रक्रिया को और आसान बनाने का कदम एक आगे उठाया जा सकता है। राज्यों की सहमति के बाद ही कोई अंतिम फैसला लिया जाएगा। अंकित गुप्ता मेरे साथ लगातार बने हैं। अंकित, इस खबर को लेकर भी पूरी जानकारी क्या है, कब तक ये हो सकता है और कितनी उम्मीद है इसकी? देखिए, अगली जीएसटी काउंसिल की बैठक कब होगी अभी इसकी तारीख तो नहीं तय हुई है, क्योंकि जब भी बैठक होती है उससे 15 दिन पहले का नोटिस दिया जाता है। तो फिलहाल अगली जब भी जीएसटी काउंसिल की बैठक होगी तो मुमकिन है कि सरकार की तरफ से एक प्रपोजल लाया जाए। हालांकि अभी प्रपोजल स्टेज पर ही है कि मुमकिन है कि सरकार की तरफ से जीएसटी काउंसिल की बैठक में एक प्रपोजल लाया जाए कि 12% का जो टैक्स स्लैब होता है उसको हटा करके सिर्फ 3 स्लैब रखे जाए, 3% का, 18% का, 28% का, क्योंकि मौजूदा वक्त में 4 स्लैब होते हैं, 3%, 12%, 18% और 28%। तो ऐसे में ये एक प्रपोजल लाया जा सकता है जिसका मकसद ये है कि जीएसटी की प्रक्रिया को और आसान बनाया जाए, क्योंकि केंद्र सरकार की तरफ से, वित्त मंत्रालय की तरफ से लगातार ये कहा जा रहा है कि हमारी कोशिश ये है कि जीएसटी प्रक्रिया को आसान बनाए, और उसी के तहत ये कदम उठाने पर विचार चल रहा है। लेकिन अंतिम फैसला तभी होगा जब जीएसटी काउंसिल उसको अप्रूव करेगा। तो फिलहाल एक प्रपोजल जो अगली जीएसटी काउंसिल की बैठक में लाया जा सकता है। जी ठीक है, शुक्रिया आपका अंकित पूरी जानकारी के लिए। तो अगली जीएसटी काउंसिल की जो बैठक होगी उसमें ये बड़ा फैसला लिया जा सकता है, और ये कहा जा रहा है कि आखिरी फैसला जो है वो राज्यों की सहमति के बाद ही लिया जाएगा। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।